हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए हैं अगेन सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वो भी विद रेशनल। तो आपको है फर्स्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है बिना ब्रेक, क्योंकि फ्रेंड्स सीआरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ऐसी नर्सिंग डिपार्टमेंट जो है ऐसी कहीं अपने को पोस्ट नहीं मिलने वाली, चाहे एनसी ही क्यों ना मिल जाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस वीडियो यानी कल का जो वीडियो था उसके क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा था अपने, उसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन के जो राइट आंसर आए थे मेरे फ्रेंड्स की तरफ से कमेंट में, तो ऑलमोस्ट राइट आंसर थे। बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके लिए बहुत जल्दी लाइव क्लास लेके आएंगे, और थ्योरेटिकली मानोगे तो थ्योरेटिकली देंगे आपको क्लास। अगर आपको चाहिए कि विथ रेशनल हमने को क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था उसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन था इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज ऑल्सो नोन एज। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या था इम्यूनोग्लोबुलिन्स का? ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऐसे दिए हुए थे आपके पास। तो ऑप्शन बी था फ्रेंड्स उसका, वो राइट आंसर था। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता है उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को भी बोल सकते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने बॉडी के अंदर जो है प्रोवाइड करवाती है। रोगों से या डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन से रोकने की अपने बॉडी के अंदर कैपेसिटी उसके अंदर होती है। ओके, वो होती है एंटीबॉडी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब करे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली विथ रेशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, और लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, विल टेकिंग टेम्परेचर फॉर रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। फ्रेंड्स, अपने को क्या है, टेम्परेचर लेना है, रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना है। लेना किसका है? बच्चे का। अपने को इतना ध्यान रखेंगे बहुत है। और इंसर्ट कितना करना है? बच्चे का टेम्परेचर लेना है, रेक्टल रूट से लेना है, और टेम्परेचर कितना इंसर्ट करना है। तीन ही पॉइंट है इसके अंदर। अभी अभी इसका है, अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.5 इंच, ऑप्शन बी है 2 इंच, ऑप्शन सी है 1 इंच, और ऑप्शन डी है 1.5 इंच। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करूं तो वो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 इंच होता है, ये चाइल्ड के अंदर मोस्टली थर्मामीटर इंसर्ट करवाया जाता है। ओके, अभी आपको बता देते हैं इन्फेंट के अंदर करवाते हैं तो कितना करवाते हैं। मोस्टली इन्फेंट होता है, उसके अंदर अपन जो है रेक्टल थर्मामीटर जो है इंसर्ट बिल्कुल से नहीं करते, क्योंकि वहां पे जो है रेक्टस की अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड होकर ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, यूज में लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता बिल्कुल से नहीं लेते, लेते हैं, पर वहां पे मोस्ट कॉमनली यूज में नहीं लेते। मोस्ट कॉमनली एक्सिलरी रूट अपन यूज में लेते हैं। चाइल्ड और जो इन्फेंट होता है उसके अंदर ओरल रूट भी मोस्टली यूज में नहीं लेते। ओके, अब बात करते हैं कि रेक्टल रूट से अगर इन्फेंट के अगर लगाएं भी, अगर इंसर्ट करें अपन थर्मामीटर, तो कितना करेंगे? वो करेंगे फ्रेंड्स 0.5 इंच मैक्सिमम अपन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा अपन है इंसर्ट नहीं करेंगे। बात करें अडल्ट की, तो अडल्ट के अंदर जो इंसर्ट करते हैं 2 इंच तो करते हैं। ओके, 2.5 इंच भी कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं अडल्ट के अंदर। तो यहाँ चाइल्ड का दे रखा है, चाइल्ड के अंदर 1 इंच इंसर्ट करते हैं रेक्टल थर्मामीटर जो है टेम्परेचर लेते टाइम। ओके, तो यहाँ राइट आंसर सी। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। If a patient come into the emergency department after hand injury, the nursing officer notice clear drainage from nose. Which test most reliable to determine CSF drainage? फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, पर यहाँ आपका क्वेश्चन ये सही नहीं जाएगा, जहां तक मेरे को पता है। आपको अगर लग रहा है कि सही जा रहा है तो कमेंट के अंदर बता देना कि सर मेरा जो है सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर गया था। ओके, चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक हैंड इंजरी का पेशेंट आया है, और उसके अंदर क्या है, नोटिस कर रहे हैं क्लियर ड्रेनेज आ रहा है, नोज के थ्रू क्लियर है ड्रेनेज आ रहा है। विच टेस्ट मोस्ट रिलायबल टू डिटरमाइन CSF ड्रेनेज? अपन ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे अपने को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नोज से जो ड्रेनेज आ रहा है वो CSF है? ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या चीज उसके अंदर देखेंगे? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ड्रेनेज ग्रेविटी, ऑप्शन सी है B2 ट्रांसफेरिन, और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है
B2 ट्रांसफेरिन। अब आपको पता चल गया होगा आपके कितनों का आंसर सही था। आप कमेंट बॉक्स के अंदर कब जरूर बता दें। ओके, तो आपने सोचा होगा ग्लूकोज जाता है। फ्रेंड्स, अगर ट्रांसफेरिन B2 ट्रांसफेरिन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होता तो वहाँ ग्लूकोज जाता। आपकी बात सही है कि CSF के अंदर है 80% ग्लूकोज होती है, मैक्सिमम ग्लूकोज होती है CSF के अंदर। अगर यहाँ पे ऐसे करके ये इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता तो ग्लूकोज अपना राइट आंसर दा रहा था। अगर अपन ऐसे उसमें देखते सलाइवा होती है, कोई भी टीयर होता है या कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है, उसके अंदर 80% ग्लूकोज नहीं होती CSF को छोड़ के। तो अगर अपन ड्रेनेज को चेक करते और उसके अंदर 80% ग्लूकोज होती तो अपन फाइंड आउट कर सकते थे कि CSF है। अगर ग्लूकोज भी दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, B2 ट्रांसफेरिन ये दी हुई है, तो ये B2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स होती है, ये मोस्ट कॉमनली ओनली फॉर CSF के अंदर पाई जाती है। ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी B2 ट्रांसफेरिन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको इस बात का ध्यान रखना है। कमेंट में आएगा कि सर ग्लूकोज क्यों नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो B2 ट्रांसफेरिन होगा, अगर B2 ट्रांसफेरिन नहीं आ रहा है तो ग्लूकोज होगा। ओके, यहाँ राइट आंसर जा रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस्पर्मिया इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब एब्सेंस स्पर्मिया स्पर्म। ऐसे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। एस्पर्मिया ये स्पर्म है, एब्सेंस है, इसके अंदर ये टर्म तो बोल रही है तोड़ के। ऐसे भी अपन पढ़ते हैं कि भी वर्ड है उनको डिवाइड करके पढ़ो, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला बिल्कुल से। एस्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म ऐसे होता है वैसे तो इसके ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ सीमन, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ सीमन, और ऑप्शन सी है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, और ऑप्शन डी है अकरेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। तो यहाँ अगर राइट आंसर की बात करूं तो वो जाता है एब्सेंस ऑफ सीमन। स्पर्म नहीं जाएगा फ्रेंड्स, एब्सेंस ऑफ स्पर्म होगा, वो जाएगा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया है उसके अंदर स्पर्म एब्सेंट होते हैं। अगर सीमन एब्सेंट है यानी ल्यूब्रिकेट जो फ्लूइड होता है वाइटिस, वो अगर एब्सेंट है तो वो जाएगा एस्पर्मिया। इस वर्ड के ऊपर आप बिल्कुल से मत जाना, ये बहुत सारे बच्चों को जो है खराब कर देता है क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एब्सेंस ऑफ सीमन को बोलते हैं एस्पर्मिया, और एब्सेंस ऑफ स्पर्म होता है उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ओके, तो यहाँ राइट आंसर बी। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेजर टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन कम इनटू हॉस्पिटल, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन। फ्रेंड्स, एक मेजर टाइप की प्लेसेंटा प्रेविया है। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है फ्रेंड्स? आपने प्लेसेंटा प्रेविया को कभी आपने सुना हो या इमेज इसकी देखी हो तो आपको पता होगा। प्रीविया आपको एक जनरल, आप मेरे हिसाब से अगर याद रखना चाहें प्लेसेंटा प्रीविया और इनके बारे में, तो आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं कि प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रियोपिट प्लेसेंटी ये दो चीज़ें होती है जिसके अंदर मोस्टली कंफ्यूज होता है। तो एब्रियोपिट प्लेसेंटा होता है या प्लेसेंटी बोलते हैं, वो होता है, इसके अंदर होता है वेरिएशन डिफरेंट। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है एब्रियोपिट प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा अपर सुपीरियर पार्ट में अटैच होगा। मान के चलो जहां भी अटैच होता है लोअर साइड के अंदर अटैच नहीं होगा, सर्विक्स साइड के अंदर। और वहां से अगर डी अटैच हो जाता है, मान के चलो ये यूट्रस है और इसके यहाँ पे है प्लेसेंटा अटैच था और यहाँ से डी अटैच हो गया, वो जाएगा एब्रियोपिट प्लेसेंटा, यानी एब हट गया है वहां से प्लेसेंटा। ओके, और बात करें प्लेसेंटा प्रीविया की, तो प्लेसेंटा प्रीविया पी से आप याद रख सकते हो पास में, यानी ये यूट्रस है और यहाँ सर्विक्स है और ये वेजाइना है। तो यूट्रस के प्लेसेंटा क्या होगा, जनरली यहाँ इम्प्लांट होता है तो ये क्या करेगा, पास में इम्प्लांट हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया प्री से पास में, यानी सर्विक्स के पास में इम्प्लांट हो जाएगा। या तो सर्विक्स को जो है पूरा क्लोज कर देगा, या नॉर्मल क्लोज करेगा, या बिल्कुल से उसके पास में होगा। इसकी स्टेजेस होती हैं 4। ओके, तो यहाँ अपने को दे रखा है मेजर टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया, यानी जो सर्विक्स है उसके ऊपर प्योरली पूरा क्लोज हो चुका है, प्लेसेंटा ऊपर अटैच है, यानी यहाँ इम्प्लांट है प्लेसेंटा। तो उस कंडीशन के अंदर वुमेन आई या हॉस्पिटल के अंदर तो बेस्ट मैनेजमेंट अपना क्या रहता है प्रेग्नेंट फीमेल का। तो अभी आपको ऑप्शन बताए जाए, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है सिजेरियन सेक्शन, और ऑप्शन डी है स्टार्ट MGSO4। यहाँ फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की बात करें तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। क्वेश्चन बिल्कुल से इजी है, आप भी मैं आंसर बताऊंगा उसके बाद सोचोगे हाँ वास्तव में अच्छा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या रहेगा, वहां जाएगा राइट आंसर सिजेरियन सेक्शन। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे करके यूट्रस है और सर्विक्स के ऊपर जो है प्लेसेंटा अटैच हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया यानी पास में है प्लेसेंटा अटैच हो गया।
तो फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अगर प्रेशर लगेगा बच्चे का और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लेसेंटा रप्चर नहीं हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यूट्रस रप्चर नहीं हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे से तो सर्विक्स तो क्लोज है, तो बेबी तो पास आउट होगा नहीं, तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस बच जाएंगे। ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं देंगे। बात करते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, वेजाइना के थ्रू है, यहाँ से आर्टरी इंसर्ट करके जो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन होती है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करवाया जाता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ तो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा के ऊपर रहेगी मेम्ब्रेन, तो उसको रप्चर कैसे करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो अपने को प्लेसेंटा को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए ये भी नहीं जाएगा। ओके, अब बात करते हैं MgSO4। MgSO4 स्टार्ट क्यों करेंगे फ्रेंड्स, प्लेसेंटा प्रीविया तो उसके है, उस कंडीशन को रिजोल्व करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। ओके, तो मैनेजमेंट करने के लिए सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ये यानी सिजेरियन सेक्शन करके उस बेबी को है बर्थ करवा देंगे, डिलीवरी करवा देंगे, तो प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन है वो क्योर हो जाएगी सदा सदा के लिए। नहीं तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं करते हैं, अगर ये ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिथल कंडीशन हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन है, इन 11th ईयर बॉय इज रेस्टलेस, हार्डली एवर सिट ऑन हिज सीट एंड रूम्स अराउंड द हॉल एंड होल द क्लास हैड डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, दिस बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अटपटा सा लग रहा होगा आपको लैंग्वेज के अंदर, आपको जनरली आपको जो इजी करके बताते हैं। एक 11 साल का बच्चा है जो रेस्टलेस है, हार्डली रेस्टलेस है, एवर साइड ऑफ हिज सीट, एक सीट में बैठा है अपने रूम के अंदर, अराउंड हॉल में जो भी कुछ हो रहा है, जहां भी बैठा है उसको कोई मतलब नहीं है उससे, डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं और तो वो खुद पढ़ नहीं पा रहा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई के अंदर, तो वो बच्चा है किस डिजीज से या किस चीज से सफर कर रहा है। ऑप्शन ए है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है कंडक्टिव डिसऑर्डर, और ऑप्शन सी है सिजोफ्रेनिया, और ऑप्शन डी है डिप्रेशन डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन में कहीं भी आता है, इस क्वेश्चन की नहीं बोलता जिसके अंदर बच्चा अकेला बैठा है, रेस्टलेस है और डिफिकल्टी है, उसको कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी आती है, मोस्टली यही क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं अपने को छोटा मोटा सा दे ही देगा कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा बेबी बच्चा। तो अगर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बिना सोचे समझे ADHD कर देंगे ना, तो 80% तो राइट चला ही जाएगा। मान के चलो क्वेश्चन कई बार आगे पीछे कंसंट्रेट का आ भी जाए और आगे पीछे कर देते तो ये नहीं आता, जिसको बोलते हैं ADHD, इसको ADHD भी बोलते हैं। ये मोस्टली उस बच्चे को जो है बच्चा इससे सफर कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ ए पेशेंट कम विथ कंप्लेंट ऑफ पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, ए नर्सिंग ऑफिसर व्हाट इज फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। फ्रेंड्स, क्या करते हैं, एक जो है पेशेंट आया है हॉस्पिटल के अंदर, बोल रहा है कि पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है, यानी पोस्टपार्टम क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट टर्म बेबी है, यानी जितना उसका टाइम पीरियड था EDD का उससे काफ़ी दिन ऊपर चले गए हैं, 42 वीक से अबो हो गई है प्रेगनेंसी। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या सोचता है, सबसे पहले क्या करेगा। ऑप्शन ए है परफॉर्म USG, ऑप्शन बी है मॉनिटर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और ऑप्शन सी है अगेन रिव्यू मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और ऑप्शन डी है एक्सरे एब्डोमेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको राइट आंसर की अगर बात करें तो वो जाता है अगेन रिव्यू ऑफ हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री लेता है दोबारा कि आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आया था, हो सकता है फ्रेंड्स जो पेशेंट आया है उसके काउंटिंग में मिस्टेक हो या फिर उसके बताने में मिस्टेक हो, तो वो हिस्ट्री कलेक्ट करके अगेन जो है EDD निकालने की कोशिश करता है, और EDD जो है उनके बताए अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम में जाती है, तब आगे की स्टेप जो है फॉलो की जाती है। सबसे पहले रिव्यू करता है ओके मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री को जो प्रीवियस जो रही है, तो यहाँ राइट आंसर सी। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ मोनोमर एंड डाइमर इन साइज। फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो दोनों टाइप्स के होते हैं, मोनोमर टाइप्स का होता है और डाइमर टाइप्स का होता है। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ऑप्शन है IgG, ऑप्शन बी है IgA, और ऑप्शन सी है IgD, और ऑप्शन डी है IgM। तो यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये फ्रेंड्स मोनोमर टाइप्स का भी होता है और डाइमर टाइप्स का भी होता है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा बता देते हैं कि मोनोमर्स कैसे होगा, डाइमर्स कैसे होगा। मोनोमर्स होता है फ्रेंड्स फ्लूइड होता है ना बॉडी, उसके अंदर जो IgA पाया जाएगा वो तो पाया जाएगा मोनोमर टाइप्स का, जिसके अंदर क्या होता है, सलाइवा है,
टीयर है, ये जो बॉडी फ्लूइड है ना, सलाइवा, टीयर, ये होते हैं, इसके अंदर अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ए है तो वो मोनोमर टाइप्स का होता है। और अगर ब्लड के अंदर अपन जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो डाइमर टाइप्स का होता है। तो आशा करते हैं आप डिफरेंशिएट इसके समझ गए होंगे। डाइमर टाइप्स का इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है ब्लड सीरम के अंदर, और मोनोमर टाइप्स का इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है ये सलाइवा, टीयर जो बॉडी फ्लूइड होते हैं नॉर्मल, उसके अंदर पाया जाता है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं तो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए प्रेजेंट इन बोथ मोनोमर एंड डाइमर इन साइज। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। During delivery on vaginal examination, palpation of fetal blood vessels lie in front of fetal presentation part through insert intact membrane is known as। तो फ्रेंड्स इसका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपना क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई डिलीवरी हुई है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो रही है और वेजाइनल एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं, तो पाल्पेट करेंगे फिटल ब्लड वेसल्स लाई इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। फ्रेंड्स अपन जो पीवी करते हैं ना पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो वो किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वेजाइना के अंदर फील होती है। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ऐसे लगेगा कि ब्लड वेसल्स जो है लोअर डाउन है, तो वो क्या इंडिकेट करती है, कौन सी मेम्ब्रेन से इंटैक्ट रहती है, उसको क्या बोलते हैं। प्रेजेंट पार्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन इज नोन एज। ओके, यहाँ समझ रहे हो, फिटल प्रेजेंट पार्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कोड प्रोलैप्स, ऑप्शन बी है कोड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा प्रेविया और ऑप्शन डी है वासा प्रेविया। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है वासा प्रेविया। वासा प्रेविया उस चीज को, कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर जो है पाल्पेट होती है फिटल ब्लड वेसल्स लाई इन फ्रंट ऑफ फिटल प्रेजेंटिंग पार्ट थ्रू इंटैक्ट मेम्ब्रेन। इंटैक्ट मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट होती है क्योंकि फ्रेंड्स इम्यूनिटिक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्लेसेंटा होता है, और इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन से कवर जो प्लेसेंटा होता है वो डी अटैच, यानी डी अटैच नहीं सॉरी लोअर डाउन एग्जाम जो वेजाइना के अंदर है आ जाता है, तो उसको अगर पाल्पेट करते टाइम फील किया जाता है तो वासा प्रेविया उस कंडीशन को बोलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज। फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा मेरे को लगता है जहां तक, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। तो देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है टू ओवा, दो, मान के चलो जनरल कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा, सुना होगा कि फर्टिलाइजेशन होता है एक ओवा का, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता, या फिर नेक्स्ट जो ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं होता। जैसे ओवम बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मात्र एक ओवा फर्टिलाइज ही होता है ऑलमोस्ट। ओके, तो अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मान के चलो अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई और एक ओवा फर्टिलाइज हो गया, नेक्स्ट 28 डे के बाद में अगेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, अपवाद स्वरूप आ जाती है। फ्रेंड्स फिर से बोल रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है तो उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी ओवा रिलीज होता है और उस टाइम भी फर्टिलाइज हो जाता है, यानी दो ओवा है डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर फर्टिलाइज हो गए हैं। ओके, दो जाइगोट उसके अंदर बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स उस चीज को, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है सुपरफिटेशन, ऑप्शन बी है सुपरफिकेंडेशन, ऑप्शन सी है पिटस पेप्रिक्सियस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन, सुपरफिटेशन यानी टू ओवा डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर रिलीज होंगे और दोनों ओ डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके अंदर फर्टिलाइज हो जाएंगे। अपवाद स्वरूप फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आ जाती है उसके बाद में क्या होता है, सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आ जाती है। फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी सेकंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, उसमें भी ओवा जो है फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो हो जाता है सुपरफिटेशन। ये जनरल कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ राइट आंसर की बात करूँ तो हो जाता है सुपरफिटेशन। बात करते हैं सुपरफिकेंडेशन क्या होता है। दोनों टर्म एक साथ आती है, जो चीज़ें एक साथ पूछी जाएगी उसको यहीं पे अपन डिफरेंशिएट जो है बात करेंगे। जैसे एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, इसको अगर एक साथ पढ़ लिया जाए तो कोई कंफ्यूज होगा ही नहीं। थायराइड है, पैराथायराइड है, इनको अगर एक साथ पढ़ लिया जाए तो कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं। ये है सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन, इन दोनों को अगर यहीं पे पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो जाएगी। सुपरफिटेशन आपको समझ आ गया होगा कि दो ओवा रिलीज होते हैं डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर और डिफरेंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ही वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है सुपरफिटेशन, इसके अंदर क्या होता है, ओवा है वो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर दो ओवा रिलीज होते हैं,
वन मैच्योरेशन साइकिल के अंदर, ध्यान से सुना फ्रेंड्स, वन मैच्योरेशन साइकिल के अंदर 2 ओवर रिलीज होंगे और दोनों के दोनों एक ही मैच्योरेशन साइकिल के अंदर फर्टिलाइज हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक मैच्योरेशन साइकिल के अंदर एक ओवर रिलीज होता है, कोई सी भी लेफ्ट या राइट ओवरी से सीक्रेट हो सकता है। अगर इसके अंदर 2 ओवर रिलीज हो गए हैं और दोनों फर्टिलाइज हो गए हैं तो वो जाता है सुपर फिकंडेशन। अब फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखना है यार, ये तो बोरिंग चीज है, कैसे याद रहेगी आपको ये बात बताते हैं। आपने सुना होगा गांव में बोलता है ये तो फिट्टा है, यानी ये कहना नहीं मानता, किसी का कुछ नहीं है, इसको सुनने सुनाने का किसी का कोई मतलब नहीं है। तो सुपर फिकंडेशन, फिकंडेशन फीटा फी एफ सी से ही फीटा याद रख सकते हो। सुपर फिकंडेशन यानी बार बार आता है फीटा है, ये तो ऐसे बोल सकते हैं अपन, नॉर्मली अपन याद रख सकते हैं सुपर फिकंडेशन को। और सुपरफिटेशन के अंदर डिफरेंशिएट 2 अलग अलग जो है ओवर रिलीज होते हैं डिफरेंस मैच्योरेशन साइकिल के अंदर। और सुपर फिकंडेशन है, फीटा है, ये एक नहीं 2 आते हैं एक साथ में। ओके, 2 एक साथ में आते हैं और इसके अंदर 2 अलग अलग आते हैं और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुपरफिटेशन होता है, इसके अंदर ए होता है 2 ओवर रिलीज होते हैं डिफरेंस मैच्योरेशन साइकिल के अंदर, दोनों के दोनों क्या है फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस ऑफ बी लिम्फोसाइट? कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है फ्रेंड्स जो डिफरेंशिएट करती है बी लिम्फोसाइट्स को? तो फ्रेंड्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपने बहुत सारी पढ़ रखी है, तो कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो डिफरेंशिएट करेगी? फ्रेंड्स बहुत रेयरली क्वेश्चन है ये, डीपली मान के चलो या ऐसे पूछ लो कि कभी आता ही नहीं है या सुना ही नहीं होगा बहुत सारों ने। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डिफरेंशिएट करता है बी लिम्फोसाइट, जो कि लिम्फोसाइट्स जो है उसका पार्ट है? तो ऑप्शन ए है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एम, और ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी, और ऑप्शन डी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें तो वो जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स डी होता है फ्रेंड्स, इसका और कोई काम नहीं होता। आपने सुना ही नहीं होगा, रेयरली सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन डी टाइप्स का भी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये होता है, पर इसका काम है बी लिम्फोसाइट जो है उसको डिफरेंशिएट करवाता है, मात्र ओनली इसका यही काम है और उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इम्यूनोग्लोबुलिन डी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएट ऑफ बी लिम्फोसाइट। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सीआरपीएफ के प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन, जो कि अपने विद रेशनल यहाँ पे मोस्टली डिस्कशन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रख दिया है, जिसका आपको है डेली की तरह आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन की। द मैक्सिमम लेवल ऑफ HCG आर सीन इन विच डे ऑफ प्रेगनेंसी? कौन से डे ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसका लेवल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मैक्सिमम? ऑप्शन ए है 7 to 8 डेज, ऑप्शन बी है 70 to 18 डेज, और ऑप्शन सी है 10 to 14 डेज, और ऑप्शन सी है 1 to 7 डेज। तो फ्रेंड्स आपको ABCD बिल्कुल से नहीं लिखना है, कृपया करके आप जो है 7 to 8 डेज, 70 to 80 डेज, 10 to 14 डेज और 1 to 7 डेज आपको है ऑप्शन लिखने हैं। ओके, और कमेंट जरूर कर देना है और हमें बता देना है आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा ही रिस्पांस आता रहा तो अपन है आने वाले टाइम में आप जैसा बोलोगे उसी हिसाब से अपन करवा देंगे कि सर हमें चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सिलेक्शन जल्दी लेना है, तो अपन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी लाइव। अगर आप सब एग्री होते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं थ्योरेटिकली लाइव चलवाना है तो आप थ्योरेटिकली बोल सकते हो, अगर ऐसे लगता है कि नहीं हमें लाइव चाहिए नहीं तो आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेटेस्ट जो जॉब इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक क्वायरी फ्रेंड्स और है आपकी बार बार जो कमेंट के अंदर आ रही है कि फ्रेंड्स जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इनकी क्लासें स्टार्ट की जाए। तो फ्रेंड्स ये जो है इस चैनल के ऊपर अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके लिए अपन ने है दूसरा एक चैनल क्रिएट किया है, उससे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाके आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको करंट जीके, मैथ, रीजनिंग की ट्रिक के साथ में सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम है फ्रेंड्स HP जीके मैथ रीजनिंग।
ओके, ये इसका चैनल का नाम है। आपको चैनल का नाम सर्च नहीं करना है फ्रेंड्स, मिलेगा नहीं आपको सर्च करने से, क्योंकि इसका नाम है ना बहुत लेंथी है। ओके, तो आप एक आधा अक्षर आगे पीछे कर दोगे तो बिल्कुल से नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है और वहाँ आपको है फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा कि सेकंड चैनल मैथ रीजनिंग जीके ऐसे करके, उसके नीचे लिंक होगा, आप उसको क्लिक करना, वीडियो चलेगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि डेली वीडियो जो आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उस पर भी है डेली अपने वीडियो ऑलमोस्ट आते रहते हैं, आपकी वहाँ भी प्रिपरेशन होती रहेगी और यहाँ अपने वाले चल ही रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो है लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से अपन जो है मेहनत कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स वीडियो। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू स्टडी, धन्यवाद।